हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस फॉर क्लास 8। इस वीडियो में हम साइंस की चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 करा था जिसमें हमने ये ऊपर का ये जो फर्टिलाइज़र्स वाला ये जो टॉपिक था ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने ये यहाँ तक कर लिया था पूरा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्रॉप रोटेशन से। Another method of replenishing the soil with nutrition is through crop rotation। अगर हमें अपनी सॉइल को न्यूट्रिशन से भर देना है तो इस मेथड को हम इसको क्रॉप रोटेशन वाले मेथड से कर सकते हैं। इसको करा कैसे जाता है? इसको ना हमें क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने से करा जा सकता है। पहले क्या होता था, पहले जो फार्मर्स है, अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले के फार्मर्स जो थे ना, जो नॉर्थर्न इंडिया के फार्मर्स थे, वो क्या करते थे, वो लेग्यूम्स ग्रो करते थे फॉडर के रूप में। लेग्यूम्स, व्हाट आर दीज लेग्यूम्स? लेग्यूम्स वो प्लांट्स होते हैं जो फली वाले प्लांट्स, यानी इंग्लिश में समझाऊँ, विच बेयर पॉट्स। ये पॉट्स का मीनिंग होता है फली वाले प्लांट्स, तो आपको पता ही होंगे। लेग्यूम्स एज फॉडर होता है, जैसे काऊ या बफेलो, उनका जो भी खाना होता है ना, उसको ही हम कहते हैं फॉडर, यानी उनका चारा। एक सीज़न में वो ये ग्रो करते थे और दूसरे सीज़न में व्हीट ग्रो करते थे। ये क्या करते थे, ये रीप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल इट विद न्यूट्रिशन, ये सॉइल को ना नाइट्रोजन से भर देता था। फार्मर्स को एनकरेज करना चाहते हैं इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए। फार्मर्स को कहा जाता है कि आप ये वाली प्रैक्टिस की हेल्प से अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं हम। इन द प्रीवियस क्लासेस you have learned about rhizobium bacteria. They are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, और आपने कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की तरह भी कुछ पढ़ा ही होगा। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में ना। और ये नोड्यूल्स क्या होता है? ये नोड्यूल्स का मतलब होता है रूट्स। रूट्स आप समझ सकते हैं। रूट्स होता है नोड्यूल्स का मतलब, यानी जो फलीदार प्लांट्स होते हैं, जो पॉट्स वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स। सपोज़ ये वैसे ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसकी ये रूट्स, ये सॉइल, ये नीचे रूट्स, तो इसको ही हम नोड्यूल्स बोलते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जैसे किसी फॉर्म में वो प्रेजेंट हो सकता है। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब आपको शायद डाउट होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ये अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है फिक्स कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो, अगर कुछ प्लांट्स जैसे कि अगर खुद से वो नहीं कर पाते, सपोज़ उनके पास वो खुद से कहीं से न्यूट्रिशंस नहीं ले पाते, ये उनको न्यूट्रिशंस देते हैं, उनको रिप्लेनिश करते हैं न्यूट्रिशन से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, देखो, फर्टिलाइजर्स, पहला पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन मेड, इंसानों के बनाए होते हैं, ठीक है। और मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर होते हैं नेचुरल सब्सटेंस, वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। मैंने पहले ही पढ़ाया था, डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज, यानी वो प्लांट्स
प्लांट्स की जब मतलब डेथ वेथ इन द सेंस कि जब वो ख़राब हो जाते हैं उसके डीकम्पोजिशन से, कैटल डंग यानी काउ डंग, समझ रहे हो ना, उससे ये डीकम्पोज होके मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो डीकम्पोज ऑफ कैटल डंग, कैटल डंग और जस्ट अ मिनट, हाँ कैटल डंग, ये हाँ सो ये कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज यानी जो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं उनके और काउ डंग की हेल्प से डीकम्पोज होके बनता है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हाट्स द सेकेंड पॉइंट सेज टू अस, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र्स जो होता है वो फैक्ट्रीज़ पे बनता है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट सिंपल पॉइंट कि फर्टिलाइज़र्स प्रिपेयर होते हैं फैक्ट्रीज़ में। और थर्ड, ये सेकंड पॉइंट यहाँ का, मैन्योर को हम मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर होते हैं। अभी आपने सुना ना कि डीकम्पोजिशन से, सो ये मतलब आपकी फील्ड में ही प्रिपेयर हो जाते हैं, फील्ड में ही बन जाते हैं। ये तो डीकम्पोजिशन से बनता है तो ऑफकोर्स ये नेचुरली बन जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी फैक्ट्रीज या लाइक मैन मेड ऐसे कुछ नहीं होता है, खुद से बन जाता है। सो थर्ड है हमारा, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती। अब ये ह्यूमस क्या होता है? सो ये ह्यूमस का मीनिंग क्या होता है? ये ह्यूमस सबसे ईजी थिंग है। ह्यूमस यानी जो ख़राब पत्ते या प्लांट्स, उनसे जो खाद बनाई जाती है उसको ही हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, पर ह्यूमस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। पर अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। सो ये बहुत ही मतलब आप ही सोचो, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? देखो, मैं तो मैन्योर की साइड हूँ, अगर आप फर्टिलाइजर्स की साइड हो कोई बात नहीं, बट मेरे हिसाब से मैन्योर इज़ द बेस्ट, बिकॉज वो एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको ख़रीदना नहीं पड़ता, वो बन जाता है। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस होता है ये प्लांट्स के लिए ना। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो देखो, फर्टिलाइजर्स होते हैं रिच प्लांट न्यूट्रिशंस में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। देखो ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है ना, इसका एक तीनों का एक साथ एक सिंबल होता है, वो होता है N, P एंड K। N मीन्स होता है नाइट्रोजन, P मीन्स होता है फॉस्फोरस एंड K मीन्स होता है पोटाशियम। सो ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं फर्टिलाइज़र्स में, ठीक है। एंड अगर हम मैन्योर की बात करें, सो मैन्योर इन सब चीज़ों में मतलब कम रिच है, मतलब ये कम ही होता है। ये भी नहीं कि एब्सेंस है, बट नहीं यार, ये कम होता है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, टेबल 1.1, हाँ ये हमें डिफरेंसेस देती है फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर की। और हाँ, एक और बात कि ये जो है ना, सो ये जो पूरी टेबल है, मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप पूरा याद करो इस टेबल को, ठीक है। मैं आपको ये प्रेफर कर रही हूँ कि आप पूरा याद करो इस टेबल को, बिकॉज ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका लाइक पक्का होता है कि एग्ज़ाम्स में आ सकती है। सो यू कैन मार्क दिस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो यू कैन मार्क इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हाँ, टेबल 1.1 ने हमें डिफरेंसेस दिया मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बीच का। ये व्हाट इज़ दिस हैपनिंग यार, मैं कलर कुछ और ले रही हूँ, इट्स कमिंग समथिंग एल्स, ओके। सो ये है डिफरेंसेस। नाउ हाँ, सब एडवांटेजेस यहाँ पे हमें गिवन है, कुछ एडवांटेजेस मैन्योर के। यस, ओहो हाँ। सो मैन्योर, हाँ हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे मैन्योर की। सो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे बेटर होता है मैन्योर, ठीक है। और क्योंकि इट एनहांसेस, देखो अब ये क्यों होता है, यहाँ पे रीजंस भी गिवन है, ठीक है। बिकॉज it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. So
तो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी ये वाटर को जितनी देर तक होल्ड कर सकता है सॉइल, उतनी उसकी मतलब कैपेसिटी होती है वो इन्हांस बहुत अच्छी बना देता है। ये सॉइल को पोरस बना देता है, पोरस यानी सॉफ्ट, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं ना, फ्रेंडली माइक्रोब्स जो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, है ना, सो उनका भी जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ कर देता है ये, और ये टेक्सचर भी बना देता है सॉइल का। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, दैट इज़ 1.6 इरीगेशन। सो व्हाट इज़ दिस इरीगेशन? इरीगेशन अगर हम समझे तो आपके माइंड में क्या आता है इरीगेशन वर्ड को सुन के? सो मैं बताऊँ, सो मेरे माइंड में आता है इरीगेशन वर्ड सुन के वाटर, वाटर ही तो आता है भाई। इरीगेशन, इरीगेशन इटसेल्फ मीन्स वाटर, यानी पानी डालना, वाटरिंग, ओके, वाटरिंग, ठीक है। सो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, हर एक लिविंग बींग को पानी चाहिए होता है जीने के लिए। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर एब्जॉर्व करा जाता है प्लांट के रूट से। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो सॉइल में होते हैं वो मतलब प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट्स में नियरली 90% वाटर होता है, यानी 90% वाटर होता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। सो वाटर एसेंशियल होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब देखो 5th क्लास या 4th क्लास में हमने पढ़ा था जर्मिनेशन। अब होता क्या है जर्मिनेशन? यानी जब कोई सीड का यहाँ से मैंने तो नहीं, बट आपकी क्लास टीचर ने पढ़ाया होगा। ये जर्मिनेशन यानी जब सीड प्लांट में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, जब उसमें स्प्राउट्स टाइप कुछ आने लग जाता है, उसको ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। सो अगर ड्राई हो पूरा, मतलब ड्राई कंडीशंस हो अगर सॉइल की, तो जर्मिनेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सो वाटर एसेंशियल होता है जर्मिनेशन के लिए भी। न्यूट्रिशंस डिसॉल्व इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। न्यूट्रिशंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हर एक प्लांट के हर एक पार्ट को, चाहे वो लीव हो, स्टेम हो, रूट हो, सारे पार्ट में। वाटर also protects the crop from both frost and hot air currents. Now what is this frost? So आप देखो फ्रॉस्ट और हॉट एयर करेंट्स। फ्रॉस्ट क्या होता है? जब 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है उसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। एंड हॉट एयर करेंट्स, ये तो पता ही है, गर्म हवा की करेंट्स, उससे प्रोटेक्ट करता है ये क्रॉप को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर आपको अगर आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है सॉइल का हेल्दी ग्रोथ के लिए, क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए, सो आपको फील्ड्स को रेगुलरली वाटर करना होगा। सो इसी को ही हम इरिगेशन कहते हैं। ये देखो, सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। एक सेकेंड, हाँ, the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation। जब हम जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको हम रेगुलर इंटरवल्स टाइम टू टाइम पानी डालते रहे तो उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन वेरीज। देखो, टाइम और फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की क्रॉप से क्रॉप में रहती है, सॉइल से सॉइल या सीज़न से सीज़न पे वैरी करती है। समर के टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाटरिंग की हायर होती है, फ्रीक्वेंसी यानी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे देखो आपको ज़्यादा पानी चाहिए, आप ज़्यादा पानी पीते हो, वैसे ही प्लांट्स को भी या क्रॉप्स को भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। पर ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? क्या ये इवेपोरेशन का इंक्रीज रेट की वजह से ऐसा होता है? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखो, लास्ट समर माई प्लांट्स डाइड एंड डाइड। देखो, इस बार बूझो ने शायद पिछले साल क्रॉप्स ग्रो करे होंगे। बूझो ने पिछले साल, अबे यार, हाँ, ओह, ये तो मिट गया, जस्ट अ मिनट।
हाँ, सो हम किस में थे? हाँ, बूझो ने पिछले साल ना अपने प्लांट्स पे पानी नहीं डाला। अब प्लांट्स में पानी नहीं डाला, सो व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ, उसके प्लांट्स ड्राइड अप और डाइड। ड्राइड अप यानी सूख गए और मर गए। सो अब बूझो कह रहे हैं इस बार मैं अपने प्लांट्स को अच्छे से पानी डालूंगा। सो अब हम आ जाते हैं टॉपिक जो है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सो सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस इरिगेशन के होते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। हाँ, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। शायद यही है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. So the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. देखो, अब जो वाटर अवेलेबल होते हैं वेल्स में, लेक्स में और कैनाल्स में, उसको हम डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट मेथड की हेल्प से लिफ्ट मतलब लाते हैं. सो फॉर डिफरेंट कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस. या तो कैटल या ह्यूमन लेबर, या तो ह्यूमन खुद से करता है या कैटल की हेल्प से करा जाता है. सो दीज मेथड्स आर चीपर होते हैं और लेस एफिशिएंट होते हैं. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, दो वेज हैं मोट यानी पुली सिस्टम और चेन पंप. तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. हाँ, मोट ये है. सो मोट मैं आपको समझा देती हूँ ये मोट. ठीक है, जस्ट अ मिनट. शायद इसमें दो नहीं और भी हैं, मे बी इसमें और हैं. ये तो दो मोट और चेन पंप. हाँ, एक मैंने पढ़ा था ना. सो ढेकली और राहत यानी लीवर सिस्टम. सो इनको हम इनमें शायद इसकी डेफिनेशन नहीं गिवन है. सो मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करूँगी. बट हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ ये कैसे होता है. ये तो सिंपल एक वेल है जिसकी हेल्प से पानी डाल रहा है आदमी और ये क्रॉप्स में जा रहा है यानी. और फिर आता है बी हमारा चेन पंप में देखो ये चरखा तो नहीं, हाँ चरखा टाइप ही होता है. नहीं, गोल गोल घूमता रहता है जिसकी हेल्प से पानी ऐसे जाता है, फील्ड्स में चला जाता है. फिर ये ढेकली क्या होता है, देखो यहाँ पे इन्होंने ना वो बांध रखा है एक मोटा सा पत्थर. ये पत्थर जब नीचे आता है वो पानी ऊपर आता है, तभी इंसान यहाँ पूरे अपने क्रॉप्स को पानी से भर देता है. देन है हमारा ये राहत सिस्टम. ये देखो यहाँ पे लगा देते हैं इस बेचारी काऊ को और ये घूमता रहता है. तो जब ये घूमता रहता है तब क्या होता है, देखो घूमेगा. ठीक है, फिर क्या होगा, हाँ जब ये घूमता है तब ना यहाँ से इसका एक कनेक्शन है जिसकी हेल्प से ये भी घूमता है. पानी जो होता है फिर फील्ड्स में चला जाता है. ठीक है, देन हाँ, पम्प्स आर कॉमनली, हम अब यहाँ पे आ गए. पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. पम्प्स को यूजुअली हम पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दीज पम्प्स. ठीक है, अब हम आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में. सो मॉडर्न यानी जो आजकल के मेथड्स हैं हम उसको अब पढ़ेंगे. ठीक है, जो इरिगेशन के आजकल के मेथड्स हैं हम उन्हें पढ़ेंगे अब. हाँ, सो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. अरे ये तो बहुत मोटा हो गया. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन help us to use water economically. The main methods, देखो अब यहाँ पे मेन मेथड्स हैं. कितने हैं इसमें? शायद दो हैं. हाँ, दो हैं. सो एक तो हो गया, पहला मॉडर्न मेथड में हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम. जस्ट अ मिनट. Sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है जहाँ पे पानी बहुत ही मतलब ज़्यादा पानी नहीं होता है. The perpendicular pipes having rotated nozzles on top. इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ठीक है, सो ये डायग्राम है एंड हम इसको अच्छे से समझ लेंगे. सो द परपेंडिकुलर पाइप्स अब यहाँ पे क्या है, तो इसमें जैसे कि ये पाइप होती है, उसमें एक नोजल टाइप का लगा होता है और फिर ये मतलब ये मेन पाइप पे जॉइन होती है एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन द वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो. अब देखो यहाँ से ही ना पानी जाता है, फिर ये यहाँ एंड यहाँ
फिर यहाँ। सो ऐसे ये कनेक्टेड होते हैं। ये स्प्रिंकलर की तरह ये पानी को ऐसे ऐसे पूरी फील्ड में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। सो व्हेन वाटर इज़ अलाउड, हाँ एक सेकेंड, हाँ, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of it gets, हाँ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी ड्रिप एयर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस लिखी है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन और बहुत अदर क्रॉप्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। हाँ, अब हम आ जाते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। सो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता क्या है? इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा रूट्स में जाता है, ठीक है। ये भी आज सेम आज वैसा ही होता है। देखो इसमें भी लाइक एक मॉडल यहाँ पे पाइप, फिर ऐसे ही फील्ड्स पे जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता है, स्प्रिंकलर टाइप कुछ नहीं होता है। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स के लिए जाता है, इसलिए इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। ड्रिप ड्रॉप जा रहा है, ये बेस्ट टेक्निक होती है प्लांट्स, फ्रूट्स, मतलब फ्रूट प्लांट्स को, गार्डन्स को और ट्रीज़ को वाटर करने के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स में, ये मतलब एक सोर्स होता है कि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर है, नहीं है मतलब। सो ये, हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ से पानी गया, सो ड्रॉप बाय ड्रॉप सारे जो भी आपके क्रॉप्स है उसमें पहुँचा रहा है। सो हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में। सो मैंने आपको बताया था वीड्स क्या होते हैं। वीड्स होते हैं फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Bhujan Bahili went to nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. अच्छा, सॉरी मैंने आपको गलत बताया था। ये जो वीड्स होता है ना, देखो जो माइक्रोब्स होते हैं वो होते हैं फार्मर्स फ्रेंड्स। ये जो वीड्स होते हैं ये बिल्कुल भी फार्मर के फ्रेंड्स नहीं होते हैं। ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो जिनको हमें मतलब जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हम चाहते ही नहीं क्योंकि वो भी उग जाते हैं, सो इनको भी वीड्स कहते हैं हम, ठीक है। सो हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? नहीं, ये जो दूसरे प्लांट होते हैं ये किसी पर्पस के लिए प्लांट नहीं करे जाते, खुद से प्लांट हो जाते हैं। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। ऐसे बहुत सारे ग्रो कर ही जाते हैं, यही अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। सो ये वीड्स को रिमूव कैसे करा जाता है? वीड्स को रिमूव भी करा जाता है। अब देखो रिमूव कैसे करा जाता है, वो एक टेक्निक होती है वीडिंग। सो वीडिंग हम इनको बोलते हैं, ये मेन है, सी ओहो, हाँ इसको हम कहते हैं वीड। सो दिस यू कैन मार्क एज मेन। हाँ, सो जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं उसी को ही वीडिंग कहते हैं। वीडिंग नेसेसरी होती है सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिशंस एंड, वो कम्पीट करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ वाटर, न्यूट्रिशंस और स्पेस, और मतलब इन सब चीज़ों के लिए वो कम्पीट करते हैं। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, ये क्रॉप की ना ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ये हार्वेस्टिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करती है और ये पॉइजनस बन सकता है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के साथ, दोनों के लिए। सो क्योंकि हम भी खाते हैं क्रॉप्स, एनिमल्स भी खाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉइजनस बन सकता है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ्स। फार्मर्स बहुत सारे वेज अडॉप्ट करते हैं ताकि वो वीड्स और उनकी ग्रोथ को रिमूव कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। टिलिंग अगर हम क्रॉप्स को उगाने से पहले ये मतलब क्रॉप को अगर हम उगाने से पहले अगर टिलिंग कर दे तो ये अपरूटिंग यानी रूट से निकाल देती है और वीड्स को मार देती है, विच मे देन ड्राई अप एंड मिक्स विद द सॉइल। सो हाँ, ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। द बेस्ट टाइम जब ये किल हो जाती है ना वीड्स, तभी सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। सो ये बेस्ट टाइम द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर, जब वो फ्लावर्स या सीड से मतलब फ्लावर्स
के बनने से पहले अगर हम वीड्स को मार दें सो ये बेस्ट टाइम होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज इन द ग्राउंड। इनको या तो अपरूट यानी रूट से पूरा निकाल सकते हैं या कट कर सकते हैं इनको ग्राउंड के जस्ट पास से। टाइम टू टाइम हम इनको कट कर सकते हैं। ये खुरपी की हेल्प से करा जाता है। सीड्रिल इज अपरूट करना है तो आप सीड्रिल भी यूज़ कर सकते हो। 1.2 फिगर बी 1.2 बी में दिख रहा होगा। 1.2 कहाँ है? अच्छा वो ऊपर है, ठीक है। देन आ जाते हैं weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। weeds को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कुछ केमिकल्स यूज़ करें जिसको हम कहते हैं weedicides लाइक हाँ सो जैसे कि 2,4-D है ना। सो हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। ओहो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट लाइक 2,4-D तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पक्का आता है एग्जाम्स में, ज़्यादातर बच्चे नहीं करके जाते बट दिस इज़ मेन। वीडीसाइड्स का एग्जाम्पल होता है 2,4-D 2,4-D, ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये 2 और 4-D एक वीडीसाइड होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनसे हम वीड्स को मार सकते हैं। ये स्प्रे करे जाते हैं वीड्स में। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते बट द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे। हाँ इसको मतलब वाटर के साथ डाइल्यूट करा जाता है और स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड्स में, ठीक है। सो हाँ देखो ये एक फार्मर कर रहा है और इसमें आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि इसे ये कपड़ा टाइप पहना है, इसको भी हम पढ़ेंगे। जिसके यहाँ से एक बैग टाइप होता है, इसकी हेल्प से ये स्प्रे करता जाता है और ये वीडीसाइड्स रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। देखो स्प्रेइंग वीडीसाइड्स, ठीक है। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिंग? वीडीसाइड स्प्रेयर क्या ये हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है? एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ्स ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग। देखो जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना वीड्स की, उसी टाइम पे मतलब वीडीसाइड्स को स्प्रे करा जाता है जब वो फ्लावरिंग और या सीड फॉर्मेशन से पहले। सो ये जो स्प्रेइंग ऑफ वीड्स होती है इफेक्ट कर सकती है हेल्थ फार्मर की हेल्थ पे। सो दे शुड ऑल्सो यूज़ दीज केमिकल्स। उनको केमिकल्स वेरी केयरफुली यूज़ करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। उनको अपने नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रे। जब वो इस देखो ऊपर दिखा भी रखा है, जब वो केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तब उन्होंने अपने मुंह को ढका है। देखो मुंह यानी माउथ और नोज़ ये बहुत मेन चीज़ है। इनको हमें अगर आप कोई भी ऐसी वीडीसाइड स्प्रे करता है ना तो अगर उसने नहीं पहना ऐसा कपड़ा तो उसको बोला करो कि पहन ले, बिकॉज दीज आर द प्रोटेक्शन मेथड्स, ठीक है। सो अब कितना चैप्टर है? हार्वेस्टिंग बचा है हमारा और थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, फेस्टिवल, स्टोरेज। हाँ तो अब तो चैप्टर फिनिश ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी देखो अभी हमने यहाँ वापस हमारा हार्वेस्टिंग और स्टोरेज ही बचा है। सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये था पार्ट 2 जिसमें हमने वीडीसाइड्स तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्वेस्टिंग से शुरू करेंगे। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स सो यू आर फ्री टू कॉमेंट मी। आप कॉमेंट कर सकते हो मुझे। आई विल ट्राई दैट कि मैं श्योरली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस एक्सप्लेनेशन को ईज़िली समझे। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।